हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अब चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ, बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 फरवरी का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज का जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चों में होने वाला कैंसर है, इस कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। आजकल के बच्चे जो हैं उनमें जो कैंसर होने वाला है, उस कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है। तो बच्चों में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है उसका नाम है ब्लड कैंसर, या इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। तो ये कैंसर होता है बच्चों में सर्वाधिक। तो ये थी आज की दिन से जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आज के एक एक प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि टायर निर्माता कंपनी सीएट जो कंपनी है ये टायर निर्माता कंपनी है, इसने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सीएट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अब बनाया है राणा दग्गुबती को। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। राणा दग्गुबती जो है वे अब सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अब जो इन्हें बनाया गया है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर, उसका बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब जो सीएट कंपनी है इसने 5 राज्यों में अपने नए टायर बनाए हैं और इन्हीं टायरों को ध्यान में रखते हुए जो बाइक टायर की पंचर सेफ रेंज है इसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य है जहां पर इन्होंने अपना नया टायर लॉन्च किया है। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इन 5 राज्यों में अब सीएट ने अपना नया टायर जो है वो लॉन्च किया है। तो इसी के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बात कर लेते हैं सीएट के बारे में। देखिएगा, अब आपको सीएट के बारे में एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो शायद आपको पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। सीएट की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएट की फुल फॉर्म है केवी इलेक्ट्रिसी एफिनी टोरिनो, ये इसकी है फुल फॉर्म। अब बात करते हैं सीएट की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है? हर्ष गोयंका। हर्ष गोयंका जो है वे वर्तमान में सीएट के चेयरमैन है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य ने फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की फसली ऋण माफी योजना यानी कि फसल के ऊपर जो ऋण माफी योजना होती है, इसे ऋण माफी योजना को शुरू किया है? तो अब तमिलनाडु ऐसा राज्य बना है जिसने कि किसानों को जो ऋण है, फसली ऋण है, इसमें माफी देने की योजना बनाई है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी, लेकिन बहुत सी जानकारियां और भी है। जैसे कि इस स्कीम के तहत 16 लाख से अधिक किसानों को लगभग 12,110 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाएंगे। 16 लाख से अधिक किसानों के 12,110 करोड़ रुपए जो है वो माफ किए जाएंगे। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। अब देखिएगा, ये तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू करी गई। तो कुछ बातें तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई। तमिलनाडु में जिले कितने हैं? 32। तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? तमिल। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 2-3 बातें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। इसके साथ साथ तमिलनाडु विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 235। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 39। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली हैं। उसके बाद ये जानकारियां पढ़ने के पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाराष्ट्र राज्य में दूसरा टीकाकरण दौर कब से शुरू किया जाएगा? पहला टीकाकरण जो है वो भारत में शुरू हो चुका है। भारत 6 मिलियन टीकाकरण करने वाला, सबसे तेज करने वाला देश बना है। मैं सारी जानकारी आपको डेली देता रहता हूं, लेकिन दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें सबसे ज्यादा कोविड के शिकार हुए थे। तो महाराष्ट्र राज्य ने अब दूसरा टीकाकरण दौर शुरू करने की घोषणा करी है। लेकिन ये जो दूसरा दौर है ये कब से शुरू हुआ है?
ये शुरू हुआ है 15 फरवरी से। 15 फरवरी से ये शुरू किया गया है। 15 फरवरी यानी कि आज ही के दिन से दूसरा जो टीकाकरण है ये दौर शुरू हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में दूसरा टीकाकरण आज से शुरू हुआ है। वे स्वास्थ्यकर्ता जो टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त कर चुके हैं या 4 सप्ताह पहले उन्होंने प्राप्त कर ली है, उन्हें अब दूसरी खुराक जो है वे दी जाएगी। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य में दूसरे ये दौर शुरू किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 3 करोड़ सक्रिय डीमैट खाता खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। भारत देश का पहला बैंक जिसने कि सक्रिय यानी कि एक्टिव डीमैट खाते खोल दिए, एक्टिव डीमैट अकाउंट खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसमें देखिएगा ऑप्शन डी जो है यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसके द्वारा ये पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कि सक्रिय डीमैट खाता खोलने का 3 करोड़ खाता खोल दिए हैं। इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं कि देखिएगा ये भारत का पहला और सूचीबद्ध निक्षेपागार है। पहला ऐसा बैंक है जो कि और पहला ही नहीं एकमात्र ऐसा बैंक है जिसने कि 3 करोड़ डीमैट खाते खोल दिए हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी, लेकिन इस बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी हम जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि सीडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1999 में। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, तो इसके प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वे है नेहल बोरा। तो ये सारी जानकारी हमने सीडीएसएल के बारे में पढ़ ली है। सीडीएसएल अर्थात सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों ने पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वोल्वो कार इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। वोल्वो कार इंडिया जो है इसके प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिएगा ऑप्शन ए पर लिखा है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा जो हैं वे अब वोल्वो कार इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बने हैं। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इससे पहले देखिएगा वोल्वो कार इंडिया जो है इसके प्रबंध निदेशक बनने वाले भी वे पहले व्यक्ति हैं, यानी कि भारत की तरफ से इस कंपनी का नेतृत्व करने वाले ज्योति मल्होत्रा पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो वे इस कंपनी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब वे पहले भारतीय ऐसे बने हैं जो कि वोल्वो कार इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ये जानकारियां यहां से पढ़ी, लेकिन वोल्वो कार के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1927 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है गुटेनबर्ग जो कि स्वीडन में है। और इसके बाद एक अंतिम प्रश्न कि इसके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है ली शुफू जो हैं वे वोल्वो कार्स के चेयरमैन भी हैं। तो ये जानकारी हमने पूरी तरह से यहां से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न, बल्कि आज का प्रश्न बढ़ता है। आज का प्रश्न है कि आर्सेलर मित्तल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने सटीक आंसर देना है और आपने अपना ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बल्कि लिख करके आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा करी है इसरो ने। यानी कि जितने भी जवाब आए हैं आपके बिल्कुल सही आए हैं और इस महीने यानी कि जनवरी के विजेताओं के नीचे नाम दिए गए हैं। इनमें से जैसे ही आपको बुक मिलती है आप लोग मुझे जरूर बुक के साथ फोटो भेजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार से, जैसे कि एक बच्चे ने फोटो भेजी थी, मैं उसकी इसी प्रकार से लगाता हूं डेली, तो आपके भी फोटो ऐसे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं शेयर करूंगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है कि गुजरात में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए दोबारा से स्कूल कब से खुलेंगे? दोबारा से स्कूल कब से खुलेंगे? देखिएगा इससे पहले स्कूल शुरू कर दिए गए थे, लेकिन कोविड-19 का प्रभाव अत्यधिक अधिक होने के कारण जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। इसके बाद 18 फरवरी से दोबारा स्कूल खोलने की घोषणा करी गई, यानी कि 18 फरवरी से अब दोबारा से स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं कि ये घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो गुजरात राज्य शिक्षा विभाग के सचिव विनोद राव के द्वारा ये घोषणा करी गई है। और इसके तहत जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे वे सभी बच्चे अपने अभिभावकों से जानकारी या अभिभावकों से सहमति
अपने अभिभावकों से आदेश लेने के पश्चात स्कूल में आएंगे। तो ये जानकारियां थी जो मैंने यहां से दी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात राज्य में ये घोषणा होगी कि 18 तारीख से स्कूल खुलेंगे। तो गुजरात के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। गुजरात में जिले कितने हैं? 33। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजराती। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो विजय रूपाणी, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। 2-3 बातें और देखिएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय जो है, अब बात करते हैं गुजरात में उच्च न्यायालय भी है। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ते हैं गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से गुजरात से दी हैं। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 7वां, कि छत्तीसगढ़ के साथ $100 मिलियन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते? छत्तीसगढ़ राज्य ने $100 मिलियन परियोजना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिएगा, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से द वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है वो आपका ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि यहां से आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। जानकारियां थोड़ी और प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो विश्व बैंक के साथ में साझेदारी करी है, ये किस परियोजना के लिए करी गई है? तो ये चिराग परियोजना, CHIRAAG, चिराग परियोजना के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना, और दूसरा कि दूर दराज के जो क्षेत्र है इनके आदिवासी परिवारों को पौष्टिक भोजन के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले इससे क्या होगा कि इससे 1000 गांव के लगभग 1,80,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। 1,80,000 से अधिक परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। अब ये देखिएगा, ये विश्व बैंक के साथ में साझेदारी हुई है, तो कुछ बातें विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। विश्व बैंक के बारे में हमने वैसे भी काफी दिनों से पढ़ा नहीं है, तो देखिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं द वर्ल्ड बैंक। इसका सिद्धांत मोटो क्या है? तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसमें बात करते हैं कि सदस्य देश कितने हैं? तो IBRD के 189 देश और IDA के 173 देश हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास हैं। और CEO कौन है? अंशुला कांत। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से भी दे दी हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज इसी प्रकार से पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? टीकाकरण और आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है, इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? तो इसे हरी झंडी दिखाई गई है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है? वे गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो उनके द्वारा अब इसे हरी झंडी दिखाई गई है। बात करते हैं कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो संचालन कार्य है वो किया जाएगा फील्ड आउटरीच ब्यूरो गोवा के द्वारा। फील्ड आउटरीच ब्यूरो गोवा के द्वारा इसका संचालन कार्य किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गोवा राज्य को आत्मनिर्भर बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए यहां से दी है। इसके पश्चात देखिएगा, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है? तो अब ऐसा कौन सा राज्य, क्योंकि अब की बार भारत का पहली बार पेपरलेस बजट पास किया गया है, तो इसी क्षेत्र में आगे कार्य बढ़ाते हुए अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने भी अपने असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण इसका शुरू कर दिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ी और जानकारियां, जैसे कि 18 फरवरी से ये शुरू होकर 3 दिवसीय होगा, यानी कि 18, 19 और 20 3 दिनों के लिए ये प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आगामी सत्र है इसके दौरान पेपरलेस बजट तैयार करने में मदद करना, और जितने भी ये लोग हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनके लिए एक बात अति अनिवार्य है कि उन्हें टैब चलाना आना चाहिए। टैब के द्वारा ही अब ये बजट पेश होगा, तो उन सभी व्यक्तियों को टैब चलाना या टैब की जानकारी होना अति अनिवार्य है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो आज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है कि नवोन्मेष विकास के माध्यम से कृषि पुनरुत्थान के लिए वाटरशेड का कायाकल्प परियोजना को लागू किया गया है। तो किसके द्वारा ये लागू करी गई है? तो ये
ओडिशा मंत्रिमंडल यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। ओडिशा के द्वारा ये रेवाड़ परियोजना शुरू की गई है। तो इसके लिए क्या होगा कि विश्व बैंक 350 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा और विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जानकारियां थी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के और भी जानकारियां और भी वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।